गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइपेरियन फ्रेगमेंट 1 यानी बुक 1। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 8 का ही हाइपेरियन ऑफ फ्रेगमेंट पार्ट 2। जॉन कीट्स के द्वारा ये पोयम जो है वो लिखी गई है, ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो गाइस, जब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी नोट्स होते हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइडेड होते हैं। सो फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बुक 1, जहाँ पे उसका एंड था, जहाँ पर वो जो स्काई यानी जो कैलियस होते हैं यानी कि हाइपेरियन के जो फादर होते हैं वो उन्हें थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि वो आगे फुल पावर से लड़े और अपना थ्रोन वापस ले लें। सो उसके बाद स्टोरी कहाँ से शुरू होती है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाइपेरियन ऑफ फ्रेगमेंट पार्ट 2। सो इसकी समरी से मैं शुरुआत करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी इसका हो चुका है। Book 2 describes the arrival of Saturn and Thea at the dark den where the Titanians have gathered. It is a woeful scene and they were in angry astonishment. अब यहाँ पर सीन की शुरुआत उस फेज से होती है जहाँ पर सैटर्न और थिया यानी जो हाइपेरियन की वाइफ है वो दोनों आते हैं कहाँ पर, एक डार्क डेन में, जहाँ पर बाकी के जो टाइटेरियंस होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। ये बहुत ही वॉफुल सीन होता है, यानी बहुत ही दुख भरा हम कह सकते हैं सीन होता है। सभी लोग जो है बहुत ही एंग्री होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान, दुखी, डिजेक्टेड, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील कर रहे होते हैं। दे आर रोज्ड व्हेन सैटर्न अपीयर्स, ही कैनॉट एक्सप्लेन देयर डिफीट बट ही आस्क्स देम हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द ओलंपियंस। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि सैटर्न वहाँ पर आता है तो वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, वो उनकी जो डिफीट है, उनके जो हार को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे हुआ, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा वो अपसेट होता है। बट ही आस्क्स देम हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द ओलंपियंस, लेकिन वो उन्हें बोलता है कि उन्हें ओलंपियंस के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे मतलब आगे उन्हें रिप्लाई करना है या जो भी बातचीत है। द फर्स्ट टू गिव एडवाइस इज ओशियनस, गॉड ऑफ सी, who conceals rejection. The triumph of the Olympians is a phase in the process of natural law, as old must give way to the new in all things. अब इसमें क्या होता है, जो गॉड ऑफ सी यानी ओशियनस होते हैं वो रिज़ाइन दे रहे होते एक तरीके से अपने पद से, और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी समझाते हैं टाइटेनियंस को, सैटर्न को, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सबको ये समझाते हैं कि जो ओलंपियंस हैं वो ट्रियम्फ यानी ओलंपियंस की जीत हुई है, उसका एक कारण है, और वो कारण क्या है, इज द फेज इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल लॉ। वो एक नेचुरल लॉ है कि कोई भी चीज़, अगर कुछ भी किसी भी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, यानी उन्हें उनसे हटाना पड़ता है। एज ओल्ड मस्ट गिव वे टू द न्यू इन ऑल थिंग्स, चाहे कोई भी केस हो, कैसे भी सिचुएशन हो, अगर हमें कुछ भी अपनी लाइफ में हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है। और इसी का ये रीज़न है कि अब जो टाइटेनियंस है वो हार गए हैं और ओलंपियंस जो हैं वो जीत गए। तो ये ओवरऑल जो एडवाइस है ये गॉड जो ओशियनस है वो उन्हें समझा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, Titanians should be wise and recognize the truth of natural process. Oceanus says that Olympian gods are young. इसमें क्या होता है, फर्दर वो उन्हें समझाते हुए कहता है ओशियनस यानी गॉड ऑफ सी कि टाइटेनियंस को इतना वाइज, इतना समझदार होना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए द ट्रुथ ऑफ नेचुरल प्रोसेस, यानी नेचुरल प्रोसेस का जो सच है उसे समझना चाहिए। और जो ओलंपियन के गॉड्स हैं वो ज़्यादा यंग हैं और जो टाइटेनियंस हैं उनकी जनरेशन अब पुरानी हो चुकी है, वो ओल्ड हो चुके हैं। While the other Titans remains quiet, Clymene expresses her feelings. She describes how she tried to console herself by blowing into a seashell to make music.
जब सारे जो टाइटन्स होते हैं वो चुपचाप खड़े होते हैं, उनकी बातें सुन रहे होते हैं, तब जो एक टाइटन होती है जिसका नाम है क्लेमेनी, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही है। वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके का वो यूज़ कर रही है। सीशल का वो यूज़ कर रही है म्यूज़िक बनाने के लिए, ताकि वो अपने आप को कंसोल कर सके और थोड़ा माइंड अपना डाइवर्ट कर सके इन सब चीज़ों से। She threw with the shell heard a strange enchanting golden melody across the ocean. अब क्या करती है, वो सीशल को फेंक देती है और वो एक गोल्डन मेलोडी, एक गोल्डन आवाज़ उसे सुनाई देती है समुद्र के दूसरे पार। She tried to stop her ears, but she heard the cry of sweet voice calling Apollo, young Apollo. वो अपने कानों को बंद करती है और वो कोशिश करती है कि उसे ये आवाज़ सुनाई ना दे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एक स्वीट वॉइस सुनाई देती है। उसे क्या सुनाई देता है? अपोलो, यंग अपोलो, ये आवाज़ जो है उसे सुनाई देती है उसके कान बंद करने के बावजूद भी। She tells her tale without interpreting it, illustrating the fact of neuralgia. और वो अपनी कहानी जो है फर्दर सुनाती है बिना इस चीज़ से डिस्टर्ब हुए, जो कि दिखाता है यानी इलस्ट्रेट करता है फैक्ट ऑफ अ न्यू राइजिंग, यानी एक नए एम्पायर का आगाज़ जिसे हम कह सकते हैं वो दिखाता है। अब इस पोएम के लास्ट में क्या होता है कि जो अभी अपनी स्टोरी बता रही थी उसका ब्रदर आता है इनक्लैडस, और वो उन सबको ये याद दिलाता है कि जो हाइपेरियन है वो अभी भी अनफॉलन है, यानी अभी भी वो डिफीट किया नहीं है, तो अभी भी उनके कुछ चांसेस हैं कि वापस वो अपना थ्रोन ले सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ इसकी समरी जो है कंप्लीट होती है। बात करते हैं इसके थीम्स की। थीम्स में इसके 3 मेन थीम्स आते हैं: प्रोग्रेशन, सफरिंग एंड नेचर। सो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएम के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।